वेलकम दोस्तों। तो आप लोग आ गए हैं हमारे चैनल पर और इस चैनल पर अब वीडियोस आती रहेंगी। तो हमने बनाया है एक शो जो कि आज जिसमें आप आ चुके हैं। तो इस शो का पहला वीडियो है ये, और ये है 11 on 10, जिसमें हम 10 सवाल करेंगे और उन 10 सवालों के 10 जवाब देंगे। लेकिन हम 10 सवाल नहीं करेंगे, दरअसल हम 11 सवाल करेंगे। और वो जो एक बचा हुआ सवाल है ना, उसके जवाब आपको देना है। तो हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स है, पॉलिटिशियन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। हमारे पास अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग चीजें हैं बोलने के लिए। उन सभी टॉपिक्स में हमको ढूंढने हैं एक अच्छा टॉपिक। लेकिन आज जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसाम में बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ चुकी है एक्चुअली, और वहां पे लोग पीड़ित हैं। ना सिर्फ आसाम में बल्कि बिहार में भी बाढ़ आती है। और इन सब का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, मॉनसून में उफान और गर्मियों में तूफान नहीं, मॉनसून में उफान और गर्मियों में सुनसान। कुछ इस तरह से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि नदियां ऐसा बिहेव क्यों करती हैं। इसके तो बहुत सारे नेचुरल रीजंस हैं, बहुत सारे मैनमेड रीजंस हैं। उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। साल के 12 महीने में से 8 महीने नदियाँ सूखी पड़ी रहती है या फिर उनमें बहुत कम पानी बहता है। लेकिन कुछ ही समय में नदियों में बाढ़ आ जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत बारिश होती है और उसमें बाढ़ आ जाती है। तो पहला सवाल है, नदियाँ सूखती क्यों हैं, और दूसरा सवाल है, बाढ़ क्यों आ जाती है। हम जानते हैं कि जून जुलाई अगस्त और सितंबर, यहाँ 4 महीनों में ज़्यादा बारिश होती है। खासकर इंडिया की बात हम कर रहे हैं। आइए समझते हैं पानी जाता कहाँ है और पानी आता कैसे नदी में। यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है। ऊपर नदी दिख रही है और नीचे ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर से पानी ऊपर जाता है और वो नदी को फिलअप कर रखता है। यहाँ पे बीच में वो बना रहता है। लेकिन जब हम ग्राउंड वाटर को निकालते हैं हमारे खेती के लिए और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, हमारे सिटीज़ के लिए, तो फिर वो नदी भी सूख जाती है। अब आगे देखते हैं हम लोग गंगा नदी के बारे में। एक रिसर्च है, 1970s में 100% पानी था और आज की डेट पे सिर्फ और सिर्फ 41% रह गया है। मतलब बहुत ज़्यादा पानी हम लोग यूज़ कर लिया है। हम खेती बाड़ी में सारी नदी को सुखा रहे हैं, सिर्फ खेती नहीं, इंडस्ट्रीज़ में भी। और हमारे पास अब उतने कुएं नहीं, उतने तालाब नहीं हैं जिससे कि हमारा भला हो सके। हर जगह कंक्रीट की दीवारें हैं, हर जगह कंक्रीट का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिससे कि पानी रुकता नहीं है, पानी बह जाता है, पानी अंडरग्राउंड नहीं जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर फिल नहीं होता है। और फिर पोर्ट होल्स वगैरह भी नहीं भरते हैं और पानी फ्लो में बहता रहता है। और ऐसी बाढ़ की नौबत आ जाती है कि कुछ हो नहीं पाता है। कई कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स डूब जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे मैप के थ्रू हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में तो नॉर्मल पानी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और असम जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है बरसात के टाइम पर वहीं हम चाहते हैं कि हम बारिश को रोक सके, बारिश के पानी को रोक सके कंक्रीट की दीवार बनाकर। पर ऐसा नहीं किया जा सकता। हम उसको जितना ज़्यादा रोकेंगे वो उतने ही ज़्यादा फ्लो में, उतने ही ज़्यादा प्रेशर में इधर उधर आके बहेगी। रिवर को हमेशा नेचुरली बहने देना चाहिए और उसके लिए हमें अलग से ज़्यादा सस्टेनेबल कौन सा होगा, कंक्रीट की वॉल्स या फिर हमारा जो ज़मीन है वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगी, ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी ज़मीन की, क्योंकि वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर फिलिंग होगा। और हम लोग एग्जांपल लेते हैं नेदरलैंड्स का। नेदरलैंड्स ने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी? तो नेदरलैंड्स ने उन्होंने चौड़ीकरण कर दिया, नदी को ज़्यादा स्पेस दिया और इसमें पॉलिटिकल पावर और इसमें मैन पावर, फिजिकल पावर लगी। उन्होंने क्या किया, नेदरलैंड ने कि 2.3 बिलियन यूरो का खर्चा करके उन्होंने 350 मीटर्स तक ढकेल दिया सोसाइटी को, जो भी लोग थे, और नदियों के लिए जगह बना दिया, जिससे कि ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है और ज़्यादा पानी रहता है ना कि। और अब क्या करें कि कंक्रीट वाले जगह में हम क्या करें, यहाँ पे हम लोग लेंगे साउथ कोरिया का एग्जांपल। सियोल में 3.6 माइल का हाईवे था और वो एक नदी के ऊपर बना हुआ था। उसको उन्होंने वापस से रिस्टोर किया, हाईवे को तोड़ दिया, जिससे 6% तक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और वहाँ पे इकोलॉजिकल सिस्टम्स बिल्ड हो गए, 640% बायोडाइवर्सिटी आ गई। और उसके बाद हम लोग अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि टोक्यो का। टोक्यो में क्योंकि यहाँ पे हरियाली ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे हमेशा बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे आबादी ज़्यादा है और इतनी लैंड नहीं बचे हुए, तो अंडरग्राउंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़
में क्या करें, टोक्यो ने क्या तरीका अपनाया। तो टोक्यो ने अंडरग्राउंड ऐसे टनल्स बना दिए, उन टनल्स से लगभग 2000 मैट्रिक टन ऑफ वाटर पर सेकंड निकाला जा सकता है। वहाँ पे हाई वोल्टेज पंप लगे हुए हैं। उन्होंने उसको चौड़ा किया टनल्स को, और 565 मतलब हाई कैलोरीज क्या बोलते हैं उसको, सेलेस बढ़ा दिया, और वहाँ पे हैवी मोटर्स लगा दिए। लेकिन इसमें ये है कि खर्चा आएगा मोटर्स से पानी निकालने में, भले ही इतना ज़्यादा प्रेशर से पानी निकल रहा है, पर वहाँ पे खर्चा आता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है, और टोक्यो उसको मेंटेन कर रहा है। और वहाँ के लोगों पर जो भी असर पड़ता है वो उनके ऊपर इकोलॉजिकल और पॉलिटिकल जो भी असर पड़ता है, उन पे जो इकोनॉमिकल असर पड़ता है, पर उससे फ्लड की समस्या तो उनकी दूर हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सिंगापुर का। सिंगापुर में भी ऐसी वाटर की समस्या थी, तो सिंगापुर वालों ने वहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट का यूज़ करते हुए वहाँ पे ऐसे बहुत सारे रिवर बेसिन्स को देखा, और उसमें हर जगह उन्होंने वो 4 टैप वाटर का ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया, जहाँ पे वहाँ पे हम उसको फ़िल्टर किया जाता है, एक वाटर बेसिन में स्टोर किया जाता है। एक ऐसा बना के बहुत सारी जगह में पानी रोक कर दिया जाता है, और उसको स्टोर करके पानी पीने वाला बनाया जाता है। 40% ऑफ वाटर वो लोग पीने वाला बना देते हैं, और ऐसे रोक के, जैसे कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी, ये सिंगापुर का मॉडल का ही तस्वीर है। और यहाँ पे रिफाइन किया जाता है वाटर को। उसके बाद चाइना का एग्जांपल लेते हैं। चाइना टेक्नोलॉजिकल का यूज़ करते हुए, चाइना हमेशा यही चाहता है कि उसके लोगों के पास अलर्ट आ जाए कि कहाँ पे बाढ़ आ रही है, कहाँ पे ज़्यादा पानी गिर रहा है, कितने घंटे में क्या रहेगा, और उसको पानी डाइवर्ट करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे सिस्टम बना रखे हैं। पर यही है, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए और गवर्नमेंट बॉडीज़ को एक साथ काम करते हुए, और हर सबको इकट्ठा करके काम करने में ही। पर डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है। डिक्टेटरशिप में बोल सकता है, पर डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता, हर जगह से देखना पड़ता है। कभी छोटी चीज़ें बाद में अच्छी काम कर सकती है, लेकिन अभी लगता नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हमारे इंडिया के हिसाब से क्या सही रहेगा। जैसे जापान जैसे देश के लिए और अपना सिंगापुर जैसे देश के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, साउथ कोरिया के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया के लिए क्या सस्टेनेबल है, वो इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया को लोगों को समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और लोगों को समझना पड़ेगा। ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं कि कितने में क्या करना है, नॉर्मल कॉलेज नॉर्मल अपना डेवलपमेंट करना है रिसर्च करके, या फिर हमें बस टनल्स खोदते जाने हैं और हमें वो उसी में अपने पैसे बर्बाद कर देना है, उसको रिपेयर करो। हमेशा हम लोग देखते हैं रोड खुदी रहती है, गड्ढे होते रहते हैं, और कोई भी टेम्प्रेरी रूप से सोल्यूशन रहता है तो वो फट जाता है, वो बिखर जाता है, और हम लोग फिर से उसी समस्या में आ जाते हैं और हाथ पे हाथ धर के रखे रहते हैं। हम लोग नदियों के पोल्यूशन के बारे में तो जानते ही होंगे, उस पर एक अलग वीडियो बन जाएगी। उसमें फोम और उसमें बहुत सारे केमिकल आता है, उसका भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसका इलाज है हमारे पास, और उसके लिए पब्लिक को आवाज़ उठानी पड़ेगी। इकोलॉजिकल, इसके लिए हर जगह प्लांट्स लगाने चाहिए जो कि वाटर ट्रीट कर। तो आज की वीडियो हमने दो मेन बातें समझी कि पानी के दुश्मन हम खुद हैं। पानी को हमने ऐसा बना दिया क्या है, वैसे तो नेचुरल डिसास्टर है, वो आ जाता है नहीं आता, लेकिन सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? नदियों को बचाने का सिर्फ एक क्लाइमेट प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च करना पड़ेगा। रिवर लिंकिंग सही है, पर और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इंक्रोचमेंट को हटाओ, वेटलैंड्स बनाओ, और बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें आपकी राय भी आप कमेंट कर देना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। हो सकता है कि मेरा पेस चेंज हो, टोन चेंज हो, और जिस हिसाब से मैं टोन और पेस को रखूंगा, हो सकता है कैमरा एंगल में सामने रख लो, हो सकता है इधर रख लो। जिस हिसाब से मैं पेस और टोन रखूंगा, जिस हिसाब से मेरी वीडियोस चलेंगे, उस हिसाब से मैं उसको कर दूंगा। ये मेरा पहला वीडियो था 11 on 10, और 11 on 10 11 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 आंसर्स रहेंगे, और एक आंसर आपको देना पड़ेगा। वीडियो के बीच में किसी भी सवाल का जवाब आप दे सकते हो। जिस सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया, उसका वो सवाल मैं आपको वापस बोल देता हूँ। 1,000 करोड़ का बजट आपको दिया गया, और आप सिटी में आपको अध्यक्ष बना दिया गया उस चीज का, पानी वगैरह मैनेज करने का। फिर आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करोगे? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दो, क्योंकि मुझे पता है, हमें पता है
कि हमारी बातें सरकार तो सुन ले, बुराई करेंगे तो तुरंत पकड़ लेगी, अगर नहीं करेंगे तो नहीं पकड़ेगी। इसका मतलब सरकार हमारी बातें सुन रही है। आपका एक ही कमेंट महत्वपूर्ण है, तो आप कमेंट कर दो। और नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी सवालों का जवाब देंगे, और आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। हो सकता है आप मुझे बता सकते हो कि मैं ज्यादा फेस, मेरी पेस ज्यादा तेज है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जैसा भी बोल रहा हूँ मैं इसे इसको एडिट करके अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो सिर्फ 11 मिनट का होगा, लेकिन आने वाले वीडियोस और भी लंबे हो सकते हैं और भी शॉर्ट हो सकते हैं, जिस तरह से हमको लगेगा हम उस तरह से उसको डिजाइन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।